हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर ईसीटी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ईसीटी। ईसीटी क्या होता है दोस्तों? आप सभी को पता है, जिन्होंने नर्सिंग की है उनको सभी को पता है ईसीटी का मतलब क्या होता है दोस्तों। इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। क्या होता है इसकी फुल फॉर्म? क्या होती है? इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। कोई दिक्कत? इलेक्ट्रो कन्वर्जिव थेरेपी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थेरेपी है दोस्तों ईसीटी। ईसीटी के बारे में मैंने पहले आपको बहुत कुछ बता दिया है अभी तक। ईसीटी के बारे में बहुत कुछ बताया। बहुत कुछ कब? 1938 में इसकी स्थापना हुई थी, वो सभी चीजें बताई थी ना। तो आज हम क्या करेंगे, ईसीटी को पूरा ही खोल के रख देंगे ना, आपके सामने ईसीटी को खोल के रख देंगे। आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिकल शॉक थेरेपी, यानी इसको किसके नाम से जानते हैं? आल्सो नोन एज ए इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी। इलेक्ट्रिकल शॉक थेरेपी। इलेक्ट्रिकल शॉक थेरेपी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल शॉक थेरेपी, यानी इसको अन्य किस नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रिकल शॉक थेरेपी के नाम से जानते हैं। यानी ईसीटी अगर आ जाए और ईएसटी ये सेम ही होते हैं। इलेक्ट्रो कन्वर्जिव थेरेपी या इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी एक ही नाम है। ठीक है, इसको फिजिकल थेरेपी भी कहते हैं। ठीक है, इसके नाम है दोस्तों, इसके क्या कहते हैं दोस्तों? फिजिकल थेरेपी। अगर आपसे ऑप्शन दे दें कि फिजिकल थेरेपी कौन सी है इनमें से, और सीबीटी, ठीक है, ग्रुप थेरेपी, ईसीटी दे दे और अदर कोई दे दे, तो आपको उसमें फिजिकल थेरेपी में कौन सा देना है? ईसीटी देना है। ठीक है, इसको सोमेटिक थेरेपी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सोमेटिक थेरेपी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सोमेटिक थेरेपी भी कहते हैं। सोमेटिक थेरेपी भी इसको इसी को कहते हैं, सोमेटिक थेरेपी। ठीक है, इसके अलावा इसको क्या कहते हैं दोस्तों? मैकेनिकल थेरेपी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मैकेनिकल थेरेपी भी कहते हैं। मैकेनिकल थेरेपी भी इसको क्या इसी को कहते हैं। ठीक है, मैकेनिकल थेरेपी भी इसी को कहते हैं। तो बेसिकली इसकी क्या नाम हो गए, ये नाम याद रखना। ईसीटी को क्या नाम से जानते हैं दोस्तों? ईसीटी को हम इलेक्ट्रिकल शॉक थेरेपी के नाम से भी जानते हैं इसको। ठीक है, फिजिकल थेरेपी के नाम से भी जानते हैं, सोमेटिक थेरेपी के नाम से भी जानते हैं, और मैकेनिकल थेरेपी के नाम से भी इसी को जाना जाता है। इसी को जाना जाता है। ठीक है, ये इसके नाम होते हैं। अब ईसीटी की आप थोड़ी सी डेफिनेशन लिख दीजिए, ईसीटी की परिभाषा लिख दीजिए। ईसीटी एक्चुअली में होती क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। ईसीटी, ठीक है, ईसीटी क्या होती है? पेनलेस मैकेनिकल थेरेपी। ये क्या होती है? पेनलेस होती है। पेनलेस मैकेनिकल थेरेपी। पेनलेस मैकेनिकल थेरेपी। ठीक है, पेनलेस मैकेनिकल थेरेपी इन विच इन विच इन विच इन विच इलेक्ट्रोड आर electrode are place unilateral and bilateral on temporal region। ठीक है, ऑन टेम्पोरल रीजन। ठीक है, टेम्पोरल रीजन एंड इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल करंट इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल करंट for produce two stage seizure। टॉनिक सीजर और क्लोनिक सीजर। ठीक है, आगे बताऊंगा ये क्या होते हैं। टॉनिक, क्लोनिक सीजर एंड इनको क्या कहते हैं दोस्तों? ग्रांड माल सीजर कहते हैं। ग्रांड माल सीजर। टॉनिक, क्लोनिक को क्या कहते हैं? ग्रांड माल सीजर ही कहते हैं, तो ये इसकी क्या है, थोड़ी सी इसको मैंने आपको डेफिनेशन में बताया है कि जो ईसीटी होती है दोस्तों, एक पेनलेस मैकेनिकल थेरेपी होती है। या क्या होती है दोस्तों? पेनलेस मैकेनिकल थेरेपी होती है। मैकेनिकल थेरेपी होती है जिसके अंतर्गत जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो यूनिलेटरल और बाइलेटरल में क्या किए जाते हैं? प्लेस किए जाते हैं।
वो कौन से ब्रेन के टेम्पोरल रीजन के अंदर, एंड इंट्रोड्यूस, और उसके अंदर क्या इंट्रोड्यूस किया जाता है, इलेक्ट्रिकल करंट है वो प्रोड्यूस किया जाता है टू सीजर, जिसकी वजह से जो बॉडी होती है उसके अंदर क्या आते हैं, ब्रेन के बॉडी के अंदर नहीं आते, ब्रेन के अंदर क्या आते हैं, दो प्रकार के सीजर आते हैं जिनको क्या कहते हैं, टोनिक क्लोनिक सीजर कहते हैं या फिर ग्रांड माल सीजर भी कहते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो पर्सन होता है उसके बाइलेटरल या यूनिलेटरल होते हैं ब्रेन के ऊपर क्या किए जाते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट अप्लाई किया जाता है कुछ समय के लिए, ठीक है, कुछ सेकंड के लिए, इसके अंदर मिली सेकंड के अंदर क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिकल करंट प्रोवाइड किया जाता है, और साथ में इसमें क्या किया जाता है, सीजर उत्पन्न किए जाते हैं, सीजर्स उत्पन्न किए जाते हैं। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं दोस्तों, ईसीटी कहते हैं। और ये क्या है दोस्तों, पेनलेस मैकेनिज्म है। अगर आपके सामने आ जाए कि ईसीटी क्या है, तो ईसीटी एक पेनलेस मैकेनिकल थेरेपी होती है या पेनलेस मैकेनिज्म थेरेपी होती है, ठीक है। और इसके अगर नाम है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ईसीटी पढ़ रहे हैं आगे। अब इसमें कुछ सीक्वेंस पढ़ते हैं, आपको सीक्वेंस बताता हूं मैं। सीक्वेंस किस चीज का सीक्वेंस, सीक्वेंस टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन इन ईसीटी, सीक्वेंस टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन इन ईसीटी। ईसीटी के अंतर्गत कौन कौन सी जो मेडिसिन होती है वो दी जाती है, या फिर उसका सीक्वेंस क्या है कि किस प्रकार से हम ईसीटी परफॉर्म जब करते हैं, ठीक है। तो उसके अंतर्गत हम क्या क्या प्रक्रिया, क्या क्या चीजें देते हैं। तो इसके अंदर 3 आपको याद रखना है, आम, एम, ठीक है। तो क्या करते हैं, गर्मियों में क्या खाते हैं दोस्तों, सबसे ज्यादा क्या खाते हैं, आम खाते हैं ना। तो आम से याद रखना है इसकी शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है, एम का मतलब क्या होता है, ये तीनों मतलब मैं आपको बताऊंगा। ए का मतलब होता है दोस्तों एंटी कोलर्जेनिक ड्रग्स, एंटी कोलर्जिक ड्रग्स, ठीक है। एंटी कोलर्जिक ड्रग्स देते हैं सबसे पहले क्या प्रायोरिटी रखेंगे हम, एंटी कोलर्जिक ड्रग्स देंगे, ठीक है। ये एंटी कोलर्जिक ड्रग्स क्या करती है दोस्तों, इसके अंदर कुछ एग्जांपल है, जैसे एट्रोपिन सल्फेट होती है। कौन सी होती है ड्रग्स, इसके अंदर ड्रग्स होती है एट्रोपिन सल्फेट। इसकी थोड़ी मैकेनिज्म आपको मैं बता देता हूँ, यहीं पे समझा देता हूँ। इसके अंदर होता क्या है बेसिकली, ये हमारे जो बॉडी होती है उसके अंदर 2 प्रकार के सिस्टम होते हैं, ठीक है। एक तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, जैसे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है ना, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, उसके 2 प्रकार होते हैं। एक तो उसमें क्या होता है दोस्तों, पैरासिम्पैथेटिक होता है, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक होता है, और क्या होता है, एक होता है दोस्तों सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, और एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ना, इसके अंदर तो क्या होता है कि सभी चीजें क्या होती है दोस्तों, डिक्रीज हो जाती है। खाली इसके अंदर क्या होता है, जीआईटी को छोड़कर और यूरिनरी सिस्टम को छोड़कर सभी चीजें क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जबकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होती है कि सभी चीजें क्या होती है दोस्तों, सभी चीजें इंक्रीज हो जाएंगी, मतलब आपकी एचआर है, हार्ट रेट है, वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। आपका जो बेसिकली रेस्पिरेटरी रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन है, बीपी है, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और सभी चीजें मतलब हार्ट रेट, बीपी वगैरह, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन हो गया, ठीक है, सभी चीजें इंक्रीज हो जाएंगी। क्या इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। इसके अंदर क्या कम होगा, इसके अंदर डिक्रीज क्या होगा, एक तो जीआईटी की जो ट्रैक है वो डिक्रीज हो जाएगा, और एक रेनल सिस्टम, ठीक है, रेनल सिस्टम, 2 चीजें इसमें डिक्रीज होगी, ठीक है। तो ये किस कारण, तो जो एंटीकोलर्जेनिक ड्रग्स देते हैं वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है, यानी इसको एक्टिवेट करेगी तो हमारी जो जीआईटी बेसिकली जो इस जीआईटी और रेनल सिस्टम होता है वो डिक्रीज हो जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि पर्सन होगा, क्योंकि आगे हम समझेंगे इसका मतलब क्या होता है। देखो बेसिकली इसके अंदर होता है कि यहीं पे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, इसके अंदर हम ये एट्रोपिन सल्फेट इस वजह से देते हैं एंटीकोलर्जेनिक ड्रग्स, क्योंकि ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है। और जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो हमारे बॉडी के सारे सिस्टम होते हैं वो क्या हो जाते हैं दोस्तों, डिक्रीज हो जाते हैं, सॉरी इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे हमारी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, सभी चीजें इंक्रीज होगी। 2 चीजें डिक्रीज होगी, कौन कौन सी, एक तो हमारे जीआईटी वाला जो पूरा का पूरा पार्ट है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसके जो मूवमेंट है यानी मोटिलिटी रेट है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसके साथ साथ
जो इसके अंदर बेसिकली जो कहते हैं ना डाइजेस्टिव जूस वगैरह होते हैं, HCl का सेक्रेशन होता है, वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। एक जो रेनल सिस्टम होता है उसके अंदर यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है, यूरिन बनता है और जो निकलने का जो प्रोसेस होता है वो डिले हो जाएगा। उसमें क्या हो जाएगी, वो प्रक्रिया धीरे धीरे होने लग जाएगी। यानी दो प्रक्रियाएं धीरे हो जाएंगी, एक तो खाने से संबंधित, पाचन संबंधित, और एक हमारे रीनल सिस्टम से संबंधित जो प्रक्रिया होंगी वो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, धीरे हो जाएंगी। इस ये जरूरी क्यों होता है ईसीटी के अंदर? बेसिकली ईसीटी के अंदर क्या करते हैं, जब भी हम पर्सन को क्या करते हैं, अब बताएंगे ईसीटी के अंदर जब भी हम पर्सन को इस जो शॉक थेरेपी देते हैं तो उसके बाद में वो क्या हो जाता है, उसका जो अनकॉन्शियस हो जाता है कुछ समय के लिए, ठीक है, अनकॉन्शियस हो जाएगा। तो अनकॉन्शियस स्टेज के अंदर जो पर्सन होगा वो उसके अंदर क्या होगा कि जो उसके अंदर एक मतलब क्या जब उसको ईसीटी देंगे ना तो उस समय उसके अंदर क्या होगा, लार जो बेसिकली लार होती है, सलाइवा होती है, उसका सिक्रेशन बढ़ जाएगा, और सिक्रेशन बढ़ जाएगा और साथ साथ क्या हो जाएगी, अगर हम उसको एट्रोपिन सल्फेट नहीं देंगे तो उसके अंदर जीआईटी मूवमेंट है वो भी बढ़ेंगे साथ साथ। तो वो बढ़ने से क्या होगा कि जो एस्पिरेशन होता है ना, जिसके अंदर निमोनिया, रेस्पिरेशन, जो बेसिकली रेस्पिरेशन एस्पिरेशन होने के जो प्रॉब्लम होती है, यानी हमारे जो श्वास नली है उसके अंदर कोई लिक्विड ना चला जाए, ठीक है, मुंह में से कोई सलाइवा है वो उसके अंदर ना चला जाए, इसलिए हम उसके जो बेसिकली जीआईटी है उसको क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे। तो उसकी वजह से कोई भी जो सलाइवा वगैरह है वो क्या होगा बाहर निकल जाएगा, ठीक है, वो और बनेगा नहीं अंदर, मतलब आहार नाल से या फिर ईसोफेगस से कोई भी जो फ्लूइड है वो हमारे जो ट्रेकिया है उसके अंदर नहीं जाएगा। तो उसकी वजह से निमोनिया या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की स्थिति से हम नहीं जूझेंगे। इस कारण हम एट्रोपिन सल्फेट देते हैं, ठीक है, ये थोड़ा मेरी लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो एट्रोपिन सल्फेट देने का मतलब मैंने बता दिया आपको, ये क्या करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। और दूसरा ए इसमें क्या होता है दोस्तों, एंटीकोलिनर्जिक हो गया, दूसरा होता है एनेस्थेटिक। अब एनेस्थेटिक ड्रग्स इसमें देंगे, एनेस्थेटिक ड्रग्स देंगे, कौन सी देंगे एनेस्थेटिक देंगे, थियोपेंटोन सोडियम देंगे, ठीक है, थियोपेंटोन सोडियम देंगे। और एक और ड्रग्स होती है, हाँ एक ड्रग्स और होती है, उसका नाम क्या है दोस्तों, उसका नाम आता है मेथोक्सिटिल ड्रग्स देंगे, ठीक है। तो दो प्रकार की एनेस्थेटिक होती है बेसिकली, कौन कौन सी, थियोपेंटोन सोडियम होती है और मेथोक्सिटिल होती है, ठीक है, मेथोक्सी, ठीक है। और इसके अलावा एक होती है एम मस्कुलर रिलैक्सेंट, ठीक है, मस्कुलर रिलैक्सेंट क्या होती है दोस्तों, मस्कुलर रिलैक्सेंट होती है सस्कनाइन कोलिन होती है। इसकी स्पेलिंग थोड़ी लिख लेना यार, सस्कनाइन कोलिन होती है, ड्रग्स होती है जो कि क्या होती है दोस्तों, मस्कुलर रिलैक्सेंट होती है, ठीक है। ये इसकी स्पेलिंग होगी ना, ये स्पेलिंग है, ठीक है। ठीक है, ये स्पेलिंग है, थोड़ा ध्यान रखना। मेथोक्सिटिल ड्रग्स होती है और थियोपेंटोन सोडियम होती है जो कि एनेस्थेटिक होती है, और मस्कुलर रिलैक्सेंट होता है हमारे सस्कलाइन कोलिन होती है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं एंटीकोलर्जेनिक ड्रग्स क्यों देते हैं हम। एंटीकोलर्जेनिक ड्रग्स क्यों देते हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि बेसिकली एंटीकोलर्जेनिक ड्रग्स क्यों देते हैं, इस वजह से देते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। एंटीकोलर्जेनिक ड्रग्स क्या करती है कि आपके अंदर ये जो सलाइवा का जो सिक्रेशन होता है ना, इसको कम करती है, साथ में आपका जो बेसिकली मैंने कह रहा हूँ जीआईटी वाली पूरी प्रोसेस कहां से शुरू होगी, जब आप जीआईटी वाला जब सिस्टम पढ़ोगे ना, मैं आपको पढ़ाऊंगा जीआईटी वाला सिस्टम, तब मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा जो
मुंह से खाना खाते हैं ना, वहां से जो प्रक्रिया शुरू होकर जो एनस से जो मल के रूप में, स्टूल के रूप में जो जो निकलता है वेस्ट प्रोडक्ट, वो प्रक्रिया पूरी की पूरी जीआईटी के अंदर आती है। तो यहाँ से सलाइवा का सिक्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि जब हम ईसीटी देते हैं तो सलाइवा का सिक्रेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, और पेशेंट क्या होगा, अनकॉन्शियस कंडीशन में होगा, क्योंकि उसको एनेस्थेटिक दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके कारण जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, वो उससे बचने के लिए हम क्या देते हैं दोस्तों, एंटीकोलाजेनिक ड्रग्स देते हैं। ठीक है, अब ईसीटी का कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, जो कि वैसे तो मैंने आपको बताया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इंट्रोडक्शन। अगर आप मेरे पहले की वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने ईसीटी के बारे में थोड़ा बहुत बताया हुआ है, ज्यादा तो नहीं बताया। इसको डिस्कवर कब किया गया था, डिस्कवर कब किया गया था, ये तो आप सभी को पता है, 1938 में इसको डिस्कवर किया गया था। ये क्वेश्चन ना जाने कितनी बार पूछा गया है, ना जाने कितनी बार पूछा गया है। और डिस्कवर्ड बाय किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, डिस्कवर्ड बाय किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था, डिस्कवर्ड बाय यूगो सरलेटी, यूगो सरलेटी, यूगो सरलेटी, यूगो सरलेटी एंड ल्यूकिनो बेनी एंड ल्यूकिनो बेनी। ठीक है, ल्यूकिनो बेनी। ठीक है, तो आपके तो ऑप्शन में आएगा, तो ऐसे याद रखो सरलेटी और बेनी। ठीक है, सरलेटी बेनी याद रख लेना। तो ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, यूगो सरलेटी व लिको बेनी के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था 1938 के अंदर। ठीक है, और आगे का थोड़ा सा है वो देख लेते हैं। फर्स्ट टाइम ईसीटी यूज फॉर, फर्स्ट टाइम ईसीटी किसके लिए यूज की गई थी, तो फर्स्ट टाइम ईसीटी यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज की गई थी फर्स्ट टाइम ईसीटी, तो फर्स्ट टाइम तो दोस्तों ईसीटी है ना, वो किसके लिए यूज की गई थी, सिजोफ्रेनिया के लिए यूज की गई थी। यानी आपको अगर क्वेश्चन में याद आए कि फर्स्ट टाइम ईसीटी किसके लिए यूज की गई थी, तो ईसीटी है वो सिजोफ्रेनिया के लिए यूज की गई थी। किसके द्वारा, किसके लिए यूज की गई थी, सिजोफ्रेनिया के लिए। सिजोफ्रेनिया नाम की एक बीमारी होती है जो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अंतर्गत यूज की गई थी कौन सी, ईसीटी। ठीक है, फर्स्ट टाइम। और प्रेजेंट टाइम ईसीटी है वो यूज किसके लिए की जाती है, सबसे पहले फर्स्ट टाइम, प्रेजेंट टाइम ईसीटी यूज्ड फॉर सीवियर डिप्रेशन। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है कि आपके सामने अगर दो पेशेंट है, यानी सीजो का पेशेंट है और डिप्रेशन का पेशेंट है, तो आपकी प्रायोरिटी ये रहेगी कि जो डिप्रेशन वाले पेशेंट है उसको ईसीटी पहले दी जाए। और डिप्रेशन में भी कौन सा, जिसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी वाली जो प्रक्रिया होती है ना, उस पेशेंट को ईसीटी की देने की प्राथमिकता सबसे पहले होती है। ठीक है, इसका कारण क्या होता है, देखो कारण यही होता है ना कि भाई जो डिप्रेशन वाला पेशेंट होगा उसको हम एंटी डिप्रेसेंट देंगे, और एंटी डिप्रेसेंट होती है दोस्तों वो लगभग 3 से 4 सप्ताह के अंदर क्या करती है, अपना असर लाना शुरू कर देती है। और सुसाइडल टेंडेंसी वाले पेशेंट को अगर हम 3 से 4 सप्ताह, भाई वो इंतजार थोड़ी करेगा, वो तो 1 सेकंड का इंतजार नहीं करेगा। तो उसके अंदर हम अगर उसको एंटी डिप्रेशन दे देंगे तो वो तो फिर मामला खत्म हो जाएगा, वो तो सुसाइडल अपनाने का, क्योंकि उसका जो टाइम असर आता है वो बहुत लेट आता है, लेट मतलब 1 महीने के अंतराल में उसका असर आता है। इसलिए हम उसको क्या करते हैं, सबसे पहले ईसीटी की प्रायोरिटी रखते हैं, क्योंकि वो अपनी सुसाइड कर सकता है इस वजह से। सीजो वाला सुसाइड नहीं करता, सीजो वाला तो मार देता है दूसरों को। ठीक है, सीजो वाला तो दूसरों को सटा देता है 2 मिनट, मतलब इतना खतरनाक नहीं होता सीजो वाला। लेकिन सीजो वाला क्या है कि थोड़ा सा सिजोफ्रेनिया के अंदर भी ईसीटी रखते हैं, लेकिन उसको सेकंड प्रायोरिटी देते हैं सिजोफ्रेनिया को ना। फर्स्ट प्रायोरिटी सीवियर डिप्रेशन को देंगे, सीवियर डिप्रेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, अब कुछ चीजें हैं वो लिख लो यार। अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन क्या कहता है, अमेरिकन साइकोट्रिक एसोसिएशन, इसका देखो शॉर्ट में लिख देना APA। ठीक है, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन। अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने क्या कहा कि हैव ऑल राइट्स ऑफ ईसीटी, यानी इसके पास सारे के सारे राइट है, किसके, ईसीटी के। यानी ईसीटी के जो सारे राइट है वो किसके पास है, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन होता है, उसके पास क्या है दोस्तों, ईसीटी के सारे राइट्स हैं। ठीक है, तो अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन हैव ऑल राइट ऑफ ईसीटी, यानी अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन हैव ऑल राइट ऑफ ईसीटी, यानी ईसीटी के सारे राइट किसके पास है, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के पास सारे के सारे राइट्स हैं, किसके, ईसीटी के। 1978 के अंतर्गत अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन इंट्रोड्यूस कंसेंट इनटू बायलैटरल ईसीटी। ओके,
आगे बढ़ेंगे बायलैटरल ईसीटी। तो एक बार तो आप लिख लो 1978 के अंदर क्या 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 था, सॉरी 1978 के अंतर्गत 1978 के अंतर्गत बायलैटरल ईसीटी है उसको इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो के अंतर्गत अमेरिकन साइकोट्रिक एसोसिएशन है ना, उसने क्या किया था, अमेरिकन साइकोट्रिक एसोसिएशन है उसने क्या किया था, इंट्रोड्यूस consent into bilateral ECT, consent into bilateral ECT, बायलेटरल ECT, ठीक है। इसमें आप मेरे को पता है यूनिलेटर और बायलेटरल में कंफ्यूज हो सकते हो, आगे मैं आपको सारी बता दूंगा। कारण क्या है, आप समझ रहे हो कि यूनिलेटरल है वो उसके अंदर इलेक्ट्रोड एक होगा और बायलेटरल के अंदर इलेक्ट्रोड दो होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दोनों के अंदर इलेक्ट्रोड की संख्या तो दो ही होती है, लेकिन लगाने का जो स्थान होता है ना उसके आधार पर इसको यूनिलेटर और बायलेटर के अंदर बांटा गया है, ठीक है। यूनि का मतलब ऐसे एक होता है, लेकिन दो इसके अंदर इलेक्ट्रोड दो ही होते हैं, ठीक है। और अमेरिकन साइकोट्रिक एसोसिएशन डायज़ेपाम एंड लिथियम आर स्टॉप बिफोर ईसीटी। जो अमेरिकन साइकोट्रिक एसोसिएशन है उसी ने क्या किया, उसने सबसे पहले क्या किया था कि डायज़ेपाम और लिथियम है वो स्टॉप कर दी थी। डायज़ेपाम एंड लिथियम सल्फेट होती है, लिथियम आर स्टॉप बिफोर ईसीटी, बिफोर ईसीटी यानी ईसीटी से पहले। बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले। बिफोर का मतलब बाद में होता है और आफ्टर का मतलब पहले। तो बिफोर यानी आप क्या करते हो कि जब ईसीटी देने के बाद में क्या करते हो कि आप डायज़ेपाम और जो लिथियम देते हो ना वो देना बंद कर दिया था। किसने, अमेरिकन साइकोट्रिक एसोसिएशन ने ही बंद किया था, ठीक है। और 2005 में WHO रिकमेंडेशन कंसेंट इन ईसीटी, ठीक है। 2005 में WHO ने क्या किया था दोस्तों, 2005 में WHO ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, आपको पता होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने क्या किया था, रिकमेंडेशन कंसेंट इन ईसीटी, ठीक है, इन ईसीटी। इसके अलावा 2010 में कंसेंट स्टार्ट इन इंडिया बिफोर ईसीटी। 2010 में क्या कर दिया, कंसेंट स्टार्ट इन इंडिया बिफोर ईसीटी। ठीक है। तो सबसे पहले कंसेंट किसके पास था दोस्तों, कंसेंट था वो अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के पास था। उसके बाद में 2005 में WHO ने ले लिया और WHO ने के बाद में 2010 के अंदर इंडिया ने भी कंसेंट ले लिया, ये वाला, ठीक है, ईसीटी वाला, कि भाई हम तो क्या करेंगे इसके आधार पर ही चलेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में मैंने आपको बता दिया अमेरिकन साइकोट्रिक एसोसिएशन के बारे में। तो अमेरिकन साइकोट्रिक एसोसिएशन है उसने हैव ऑल राइट्स ऑफ ईसीटी, उसके पास सारे के सारे राइट है ईसीटी से संबंधित, ठीक है। और 1978 में जो अमेरिकन साइकोट्रिक एसोसिएशन है उसने इंट्रोड्यूस कंसेंट इनटू बायलैटरल ईसीटी, उसने अपने कंसेंट है वो बायलैटरल ईसीटी पे इंट्रोड्यूस किए थे। और अमेरिकन साइकोट्रिक एसोसिएशन है उसने क्या कहा था कि डायज़ेपाम और लिथियम है वो स्टॉप कर दी थी बिफोर ईसीटी। ईसीटी के बाद में जो डायज़ेपाम वगैरह देते थे और लिथियम देते थे वो स्टॉप कर दी थी। और 2005 में WHO रिकमेंडेड कंसेंट इन ईसीटी, और ईसीटी पर कुछ कंसेंट दिए WHO ने, और 2010 में इंडिया ने भी उन कंसेंट का क्या किया, स्टार्ट कर दिया, पालन करना शुरू कर दिया था, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए ईसीटी के बारे में, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसकी इंडेक्शन। इंडेक्शन मतलब क्या होता है कि हम किस किस पर्सन को ईसीटी देंगे, हम किस किस पर्सन को ईसीटी देना चाहिए, किस किस पर्सन को ईसीटी देना चाहिए। यानी इसमें आप लिख दो किस किस पर्सन को ईसीटी दें। भाई हमें पता होना चाहिए ईसीटी किस किस को दी जाती है, ईसीटी तो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट है कि सीवियर डिप्रेशन और मेजर डिप्रेशन विद सुसाइडल टेंडेंसी वाले को प्रायोरिटी देते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले किसको, सीवियर डिप्रेशन, ठीक है, सीवियर डिप्रेशन या फिर मेजर डिप्रेशन विथ सुसाइडल टेंडेंसी, ठीक है। तो इस पेशेंट को क्या करेंगे, सबसे पहले प्राथमिकता देंगे, कारण वही मैंने आपको बताया था वही, ठीक है।
और फिर केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया दूसरी किसको देंगे, केटाटोनिक। ये मैं कैसे लिखा रहा हूं आपको पता है क्या, कि प्रायोरिटी के आधार पर सबसे पहले किसको देंगे, बाद में किसको देंगे इसके आधार पर। केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, सिजोफ्रेनिया, ठीक है। तीसरी प्रायोरिटी किसे देंगे, तीसरी प्रायोरिटी देंगे न्यूरोलेप्टिक मैगलिलेंड सिंड्रोम, न्यूरोलेप्टिक, ये सारे के सारे डिसऑर्डर पढ़े हुए हम आगे आपको। न्यूरोलेप्टिक मालिक्वेंट सिंड्रोम, ठीक है। चौथी किसको देंगे दोस्तों, चौथी देंगे दोस्तों इंट्रा एक्ट्यूब सीजर, इंट्रा इंट्रैक्ट्यूबल सीजर्स के अंदर देंगे, ठीक है, सीजर, ठीक है। उसके बाद में किसको देंगे दोस्तों, बाइपोलर डिसऑर्डर या एक्यूट मेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर और एक्यूट मेनिया, ठीक है, इसको देंगे, ठीक है। और ओसीडी, अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ कि इनके अंदर साइकोसिस एक प्रकार की बीमारी है जो न्यूरोसिस है, एक प्रकार की बीमारी है जो न्यूरोसिस है, और एकमात्र ऐसी न्यूरोसिस है जिसके अंदर क्या देते हैं हम, ईसीटी देते हैं, वो कौन सी है, एकमात्र। आप इसको जब पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि ओसीडी नाम की जो बीमारी होती है ना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, वो एक प्रकार की क्या होती है दोस्तों, न्यूरोसिस प्रकार की बीमारी होती है। लेकिन ऐसी न्यूरोसिस के अंदर भी हम क्या देते हैं, ईसीटी देते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, डिप्रेशन होने के चांस ज्यादा रहते हैं। ओसीडी वाला जो पर्सन होता है उसके अंदर डिप्रेशन होने के चांस ज्यादा रहते हैं। इस कारण ओसीडी वाला एकमात्र ऐसा साइकोसिस डिजीज है, सॉरी न्यूरोसिस डिजीज है, जिसके अंदर क्या देते हैं, ईसीटी देते हैं, ईसीटी प्रेफर करते हैं। तो वन एंड ओनली न्यूरोसिस इन विच यूज ईसीटी, वन एंड ओनली न्यूरोसिस डिसऑर्डर इन विच यूज ईसीटी, इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी। अब देखो मैं क्या बता रहा हूं आपको कि इंडेक्शन क्या होता है, किस पर्सन को ईसीटी हम देंगे, तो सीवियर डिप्रेशन वाले पेशेंट को देंगे, या फिर मेजर डिप्रेशन है विद सुसाइडल टेंडेंसी है उसके अंदर कहते हैं, तो उसको सबसे पहले हम देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया में एक सिजोफ्रेनिया को देंगे, लेकिन उसमें केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया को देंगे सबसे पहले, ठीक है। फिर न्यूरोलेप्टिक मालिग्नेंट सिंड्रोम को देंगे, फिर इंटरएक्ट्यूबल सीजर्स को देंगे, फिर बाइपोलर डिसऑर्डर या एक्यूट मेनिया को देंगे, ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, वन एंड ओनली न्यूरोसिस डिसऑर्डर इन विच यूज ईसीटी, जिसके अंदर हम ईसीटी को यूज करते हैं। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन किसके लिए होगी भाई, मनाही किसके लिए होगी, ये किसके लिए मना होगी, तो यानी मनाही कह दो इसको, मनाही किसके लिए मना है भाई, कि आपको ईसीटी नहीं दे सकते, ठीक है। इसके अंदर दो प्रकार होते हैं, इसके कॉन्ट्राडिक्शन के दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार होता है, उसको कहते हैं दोस्तों अब्सोल्यूट कॉन्ट्राडिक्शन, अब्सोल्यूट कॉन्ट्राडिक्शन। इसके अंदर क्या क्या देते हैं, जैसे किसी का आईसीपी बढ़ा हुआ होता है ना, इंट्राक्रैनियल प्रेशर, ठीक है, उस पर्सन को हम ईसीटी नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि आईसीपी अगर बढ़ा हुआ है, देखो एक चीज सपोज करो, आईसीपी वैसे ही बढ़ा हुआ है ब्रेन के अंदर, ठीक है, मतलब फ्लूइड का लेवल बढ़ा हुआ है, ठीक है, सीएसएफ का मतलब सीएसएफ हुआ है, उसका प्रेशर बढ़ा हुआ है, उसके बाद आप उसको क्या दे दोगे, बेसिकली ईसीटी दोगे, तो और ज्यादा आईसीपी बढ़ेगा, तो उसके कारण हम उसको नहीं देंगे, ठीक है। इसके अलावा जो ब्रेन ट्यूमर वाला पेशेंट होता है ना, ब्रेन ट्यूमर है किसी को, तो उसके अंदर भी मनाही होती है किसकी, ईसीटी की, ठीक है। दूसरा इसके अंदर कौन सा होता है, इसके अंदर दो ही होते हैं, अब्सोल्वेट के अंदर ये होते हैं, एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्सोल्यूट यू है ये,
ठीक है। अब सोल्यूट कॉन्ट्राइंडेक्शन, ठीक है। और रिलेटिव कॉन्ट्राइंडेक्शन क्या होता है दोस्तों? रिलेटिव कॉन्ट्राइंडेक्शन, इसके अंदर क्या क्या देखते हैं दोस्तों, इसके अंदर समझो, ठीक है। इसके अंदर समझो आप इम्प्लांट्स, अगर किसी ने कुछ इम्प्लांट कराया हुआ है, किडनी इम्प्लांट, हार्ट इम्प्लांट, कुछ भी इम्प्लांट कराया है, तो उस पर्सन में हम क्या करेंगे, नहीं देंगे, क्या ईसीटी नहीं देंगे, ठीक है। इसके अलावा जो प्रेगनेंसी है, ठीक है, इसके अलावा प्रेगनेंसी है, उसके अंदर भी हम क्या देंगे, इसको कॉन्ट्राइंडेक्शन देखेंगे, ठीक है। ग्लूकोमा नाम की एक बीमारी होती है जो आंखों के अंदर होती है, उसको भी हम नहीं देंगे, ठीक है। उसके क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ईसीटी के कारण उसके अंदर और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इस वजह से हम उसको नहीं देंगे, ठीक है। रिसेंट अगर किसी को एमआई की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, एमआई का मतलब क्या होता है, ठीक है, देखना आप गूगल पे जाके एमआई का मतलब क्या होता है, आपने जरूर पढ़ा होगा एमआई, ठीक है। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। तो ये इन सब चीजों में हम नहीं देते, ठीक है, इन सब चीजों में हम मना करते हैं कि आपको ईसीटी नहीं दी जा सकती, ठीक है, आपको ईसीटी नहीं दी जा सकती। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है दोस्तों? ईसीटी क्या क्या होता है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर बात करें, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर इसकी बात करें तो ये क्या करती है एक्चुअल में, तो एग्जैक्टली तो हमें कुछ पता नहीं है, ठीक है, एग्जैक्टली तो हमें कुछ पता नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, नो भाई, हमें एग्जैक्टली तो कुछ पता नहीं है, ठीक है। कुछ अज्ञात कारण हो सकते हैं, अननोन कॉज हो सकते हैं बेसिकली, बाकी एग्जैक्टली ये क्या करती है हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन ये कुछ करती है, क्या करती है, कुछ तो करती है, इंक्रीज ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रांसमीटर, इंक्रीज ब्रेन ड्राइव न्यूरो ट्रांसमीटर को इंक्रीज करने का काम करती है कौन? ईसीटी। और एग्जैक्टली हमें कुछ पता नहीं है, यानी एग्जैक्टली अननोन, हमें कुछ पता नहीं है कि एक्चुअली में क्या करती है, लेकिन ये क्या करती है, देखने को आया है कि जो इसको करने के बाद में क्या होता है, पर्सन के अंदर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल क्या होता है, बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, यानी उसके अंदर कुछ अच्छा फील होता हुआ दिखता है, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ईसीटी, ये हम आगे बढ़ेंगे, अगले टॉपिक में ये पूरी करवा देंगे इसकी, ठीक है। आज के लिए थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन ही दिया है वैसे, ठीक है, ईसीटी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया आपको, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।